भारत में ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह अब नए आपराधिक कानून प्रभावी होंगे। जी हां, 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी, जबकि पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सबसे क्या बदल जाएगा। व्हाट्सएप की चैटिंग, टेलीग्राम की चैटिंग, व्हाट्सएप की कॉल या इंस्टाग्राम की चैटिंग या ईमेल की चैटिंग, इन सबको भी एविडेंस माना जाएगा। पहले इसको एविडेंस नहीं माना जाता था। तो कानून तो यही है कि जो पुराना केसेस दर्ज हुए हैं वो आईपीसी में ही चलते रहेंगे और उसमें सीआरपीसी भी लागू होती रहेगी। लेकिन अब आज जब 1 जुलाई से नए केसेस दर्ज होंगे, उसमें बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शन लगेंगे। नए कानूनों के तहत कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। 0 एफआईआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में ना हुआ हो। इसके पीछे दलील है कि इससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरे होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। रेप सर्वाइवर्स का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी, उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह को लाया गया है। सभी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मौत की सजा या उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है। ओवरलैप धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया है। कुल मिलाकर भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के मुकाबले भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। नए कानून के तहत गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे मामले दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। नए कानूनों के तहत पीड़ितों को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। आरोपी और पीड़ित दोनों को प्राथमिकी, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेज 14 दिन के भीतर पाने का अधिकार होगा। अदालतें समय रहते न्याय देने के लिए मामले की सुनवाई में गैर जरूरी देरी से बचने के लिए अधिकतम 2 बार मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर सकेंगी। नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है, ताकि गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित किया जाए। दुष्कर्म के किसी अपराध के संबंध में जांच में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पीड़िता का बयान पुलिस की ओर से ऑडियो वीडियो माध्यम के जरिए दर्ज किया जाएगा। महिलाओं, 15 साल से कम के बच्चों, 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों और दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से छूट दी जाएगी और वे अपने निवास स्थान पर ही पुलिस सहायता पा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक नए कानून न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे, जबकि अंग्रेजों के समय के कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई थी। सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए आपके खिलाफ कोई मुकदमा होता है, कोई अपराध होता है बंगाल में, और बंगाल में आप एफआईआर कराने से डरते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो आप उत्तर प्रदेश में आके या दिल्ली में आके भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, ये एफआईआर करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है, वो टाल नहीं सकती। तीसरी बात, जांच करने की टाइमिंग फिक्स हो चुकी है कि पुलिस को हर हालत में 60 दिन के अंदर जांच पूरी करनी है। जांच पूरी करने के बाद उसको अपनी चार्जशीट फाइल करनी है। जज के लिए भी कंपलसरी हो गया कि वो 60 दिन के अंदर वो चार्जेस फ्रेम कर दे। एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि पहले होता था कि सुनवाई पूरी हो जाती थी, लेकिन 4 महीने 5 महीने तक फैसला नहीं आता था। अब 45 दिन के अंदर जज साहब को फैसला देना अनिवार्य हो गया है। आतंकवाद भी अब इस कानून में आ गया है। देश के बाहर अगर कोई बैठा हुआ है और भारत के खिलाफ कोई काम कर रहा है, उसको भी अब पकड़ा जा सकता है। साइबर फ्रॉड गंभीर अपराध घोषित हो चुका है। स्नेचिंग, चाहे चेन स्नेचिंग हो चाहे मोबाइल स्नेचिंग हो, वो गंभीर अपराध हो चुका है। धोखा दे के, झूठ बोल के
जो लोग विवाह किया करते थे, निकाह किया करते थे, उसको भी गंभीर अपराध घोषित कर दिया गया है। तो मेरा ये मानना है बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जो भारतीय एविडेंस एक्ट में नहीं था, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब भारतीय साक्ष्य संहिता में आ चुका है, व्हाट्सएप की चैटिंग, टेलीग्राम की चैटिंग, व्हाट्सएप की कॉल या इंस्टाग्राम की चैटिंग या ईमेल की चैटिंग, इन सबको भी एविडेंस माना जाएगा। पहले इसको एविडेंस नहीं माना जाता था। तो मुझे लगता है इन तीन कानूनों के आने के बाद जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब अब 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा, 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी के साथ कोई अपराध हुआ है, कहीं मर्डर हुआ है, कहीं हत्या हुई है, कहीं बलात्कार हुआ है, तो 3 साल के अंदर उसको अंतिम रूप से सजा मिलेगी। देश के लोग इससे बहुत लोगों को आराम मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी भ्रष्टाचार और अपराध पे बहुत तेजी के साथ कमी आएगी। इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हम एक तरीके से दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं, जिसमें हमारा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच बहुत ज्यादा है, चाहे वो सिटीजन सेंट्रिक हो या फीमेल या वीकर सेक्शन की तरफ ज्यादा हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पहली बार डिजिटल एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। इस डिजिटल एविडेंस पे जोर देने का से मतलब ये है कि अब साक्ष्य आपके डिजिटली रिकॉर्डेड होंगे, और जब आपके एविडेंस डिजिटली रिकॉर्ड होते हैं तो उसमें एक सबसे अच्छी बात रहती है कि आप बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, और दूसरा उसको कोर्ट को भी समझने में और उसको अप्रिशिएट करने में आसानी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का जो रोल है वो बढ़ाया गया है। तो इससे जो एक एक्सपर्ट का आना होता है, इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होना होता है, उससे आयु के लिए और आसानी बढ़ जाती है कि वो उसी चीज को बेहतर तरीके से कोर्ट में पेश कर सकता है, और एक एक्सपर्ट भी आके कोर्ट में बयान दे सकता है जो कि पुलिस के फेवर में या जो विक्टिम के फेवर में बात जाती है। तो कानून तो यही है कि जो पुराना केसेस दर्ज हुए हैं वो आईपीसी में ही चलते रहेंगे और उसमें सीआरपीसी ही लागू होती रहेगी। लेकिन अब आज जब 1 जुलाई से नए केसेस दर्ज होंगे, उसमें बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शंस लगेंगे। जैसे इसमें EFIR जो पहले ऑप्शनल थी, कोई स्टेट करता था कोई नहीं करता था, अब EFIR कर सकते हैं। आप घर बैठे आप कंप्लेंट भेज सकते हैं। वो अलग बात है कि आपको 2-3 दिन में जाके वहां पे पुलिस से संपर्क करना पड़ेगा, या पुलिस आपके पास आती है तो आपको एक साइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा, बट एक EFIR का ऑप्शन है, और अब इसको अंडर द स्टैच्यूट विद इन द लॉ कर दिया है, पहले लॉ के उसमें नहीं था। दूसरी जो सबसे अच्छी बात यह है कि महिला अगर चाहे तो वो ना जाए थाने में, और वो कह सकती है कि मेरा स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड किया है। शी कैन ऑल्सो से कि मुझे लिखित में नहीं देना है, मुझे वीडियोग्राफी मेरी कराई जाए स्टेटमेंट की, तो वो वीडियोग्राफी करवा सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फीमेल्स के लिए फायदा है। दूसरा ये कि बहुत सारी चीजें, जैसे एक होता था कि वॉयरिज्म या किसी का पीछा करना या उस तरीके से, तो बहुत सारे सेक्शंस को इन्होंने चेंज कर दिया। जैसे वॉयरिज्म पर्टिकुलरली जो सेक्शन था जो पहले उसमें आता था आईपीसी में, उसका जो उसमें बदलाव उन्होंने किया, उसमें पहले होता था कि सिर्फ ये मेल्स के ऊपर हो सकता था, बट नाउ अगर एक लेडी भी किसी दूसरी लेडी के साथ वॉयरिज्म करती है या उसको डिसरोब करती है तो उसके लिए सिमिलर पनिशमेंट होगी। तो ये इन्होंने इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपके जो यौन उत्पीड़न है वो आदमी ही कर पाएगा, औरत भी कर सकती है आपके साथ यौन उत्पीड़न, स्पेशली लेडीज के अगेंस्ट। और छोटे छोटे और मतलब इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ है, जिससे ये फायदा हुआ है कि जब जैसे विक्टिम्स को अगर अपने उनको लगता है कि एक कोर्ट के ट्रायल के दौरान एक स्टेज पर ऐसी आती है जब कोर्ट को लगता है कि केस नहीं बनता है, तो पहले होता था कि विक्टिम की नहीं सुनी जाती थी और केस को खारिज कर दिया था। अब उन्होंने एक बहुत अच्छा उसमें वो लाया है सेक्शन, जिसके तहत कोर्ट उनकी सुनेंगे और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे उस वक्त भी ट्रायल में, बिफोर वो उसको खारिज करें। तो इस तरीके से उनका भी एक वर्जन आ जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने अक्यूज्ड को भी कुछ कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। बट ऐसे करके जो पूरा जो संहिता बनी है वो एक तरीके से जस्टिस की ओर जाती है, न्याय की, चाहे वो किसी भी के भी प्रति हो। कुछ एरियाज में उन्होंने ये भी करा है कि कुछ जो
सेक्शंस हैं उसमें उन्होंने पनिशमेंट को वो कर दिया है कि उसमें हमने पनिशमेंट को बढ़ा दिया है या पनिशमेंट को उन्होंने कम करके कहा है कि कम्युनिटी सर्विस दी जाए। अब क्या कम्युनिटी सर्विस दी जाए वो तो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन कम्युनिटी सर्विस भी एक ऐड कर दिया है जो पहले इस तरीके से क्लियरली मेंशन नहीं था, एडेड नहीं था। बहुत सारी चीजें जो हम लॉ के तहत फॉलो करते थे क्योंकि कोर्ट ऑर्डर था या उसको कोर्टों ने उसको इंटरप्रेट किया था हमारे कार्यशैली को इम्प्रूव करने के लिए, उसको न्याय संगत बनाने के लिए, अब वो इस संहिता में एज पर लॉ हैं। तो वो बातें बहुत अच्छी हैं कि अगर हम इसको ढंग से पढ़ें तो हमारे लिए और भी अच्छा हो गया है कि हम चाहे वो हमारे विक्टिम्स हों या हमारे अक्यूज्ड हों, उनकी हम जो राइट्स और उनके जो प्रॉपर उनकी जो हित की बात है वो हम कर रहे हैं। अब अगर वो उस न्याय संहिता के तहत वो अक्यूज माने जाते हैं तो उनके खिलाफ उसी तरह से कार्रवाई होगी। पुलिस कस्टडी या डिटेंशन में भी बदलाव किया गया? जी हाँ, पुलिस कस्टडी और डिटेंशन में जो बदलाव किया गया है, उन्होंने अब ये अनुमति दी है कि पहले क्या होता था कि आपके पास 15 दिन की अनुमति होती थी, आप वो 14 दिन ही पुलिस कस्टडी ले सकते थे और एक ही बार ले सकते थे। अब क्या है कि वो व्यक्ति ने कुछ बात बताई, कुछ नहीं बताई, और फिर वो जाके उसका जो दूसरा आरोपी अरेस्ट होता था उसने कुछ नई बात बताई, तो आप उस पहले वाले से दोबारा बात नहीं कर सकते थे या उसकी पुलिस कस्टडी नहीं ले सकते थे। तो अब जो बदलाव आया है उसमें यह है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज या 30 डेज आप, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ केस इट इज, उसमें आप दोबारा से उसकी पीसी ले सकते हैं। और उसको ये नहीं कि उसका पीरियड लंबा हो गया है, बट पीरियड हो सकता है मेरे ख्याल से 14 दिन 15 दिन ही रहे, लेकिन आप उसको दोबारा ले सकते हैं पीसी में अगर आपके वो 14 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं इन द पीरियड ऑफ दैट 60 डेज या 30 डेज डिपेंडिंग ऑन द केस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या होता था कि आपने एक आरोपी को पकड़ लिया और दूसरे आरोपी से जब आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना होता था तो वो अवेलेबल नहीं होता था क्योंकि आपके पास पीसी ही नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा जी एक बार आपने ली थी पीसी, अब आपका समय खत्म हो गया। अब इस बदलाव से क्या है कि आप दोबारा उसकी पीसी चाहे 1 दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए दोबारा उसको बुला सकते हैं, अपने थाने में उसकी इंटेरोगेशन करा के उसको क्रॉस एग्जामिन आमना सामना करा सकते हैं और जो साक्ष्य हैं उनको बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं।